वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। द थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। कि व्हाट आर द थिंग्स, वो क्या चीज हैं जिनके बारे में निवेश करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इस क्रम में हम देखेंगे कि अलग अलग जो एसेट क्लासेज हैं उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितने रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हमें कितना कहाँ पर निवेश करना है। अलग अलग जो एसेट क्लास है, अगर उसमें हम निवेशित होते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। इस क्रम में सबसे पहला जो ट्रेडिशनली लोग पहले से लोग करते आए हैं, सभी लोगों के जो पूर्वज हैं करते रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इस ढंग के चीजों में जो करते रहे हैं, तो वहां पर जो रिटर्न है पहले ज्यादा था, 10 से ऊपर था, 12-13% भी था जब हम लोग बचपन में थे। लेकिन आज के समय में देखें तो 5-6% ही मुश्किल से मिल पाता है। कुछ बैंक तो 4% तक ही देते हैं। तो अलग अलग बैंक में अलग अलग है। दूसरा चीज है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसमें आप कुछ अधिक मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है इतना ही मिलता है। जबकि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, कुछ दिन पहले तक 7-8% तक था। अभी ठीक है, कम हुआ है, 6 से नीचे गया है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो हमारा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में है, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो हमारा निवेश, उससे हमें ज्यादा नहीं मिल पाएगा। जो ऐसा कहें कि जो हमारा निवेश है वो इन्फ्लेशन को भी नहीं लड़ पा रहा है, उससे भी कम दे रहा है। निगेटिव में हमें जो है उससे प्राप्त हो रहा है रिटर्न। अगर हमारा 1,000 था तो 8% जो अगर के दर से घटता है और हमें 6% भी मिलता है, दैट मीन्स कि 2% जो है हम लूज कर रहे हैं। हर साल जो है हमारा जो है जो है जितना भी इन्फ्लेशन से कम अगर है उतना है, उतने ज्यादा हम लूज करते जाएंगे। तो ये स्थिति आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम केवल फिक्स इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं या ऐसे डेट म्यूचुअल फंड में रखते हैं जहां की रिटर्न कम है, ये है कि गारंटीड आपको जो भी ये प्रॉमिस किया जाएगा वहां पर मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में बहुत सारे जो पोस्ट ऑफिस पे जो है मंथली इनकम है, तो जहां भी रिस्क जो आपका निश्चित कर दिया कि इसमें इतना ही है, आपको रिटर्न जहां निश्चित है कि इतना मिलेगा मिलेगा, वहां पर आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा जो है एसेट क्लास है, इक्विटी है, डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड है। वहां पर आपको 12-15%, अगर आप जानकार हैं, अगर सही से इस्तेमाल करें तो हो सकता है 20%, 25% भी मिले। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, जोखिम ज्यादा होता है, और ये मार्केट से बंधा हुआ होता है। अगर मार्केट जैसे कोरोना में नीचे गया था मार्च 2020 में, अगर उस समय आप मार्केट जब नीचे गिर गया था मार्च में, अप्रैल में, मई में अगर आप निवेशित हुए होंगे तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक्सपोनेंशियल आपको रिटर्न मिला है। हो सकता है 50% हो, 75 हो, 100 भी हो, लेकिन हर साल ये रिटर्न मिलना संभव नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी जो मार्केट है वो फ्लैट है, जैसे इंडेक्स में आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, हो सकता है नेगेटिव हो कुछ। लेकिन अगर लॉन्ग रन में अगर आप निवेशित रहेंगे लंबे समय तक, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इंडिया में शेयर मार्केट 1989 1980 से शुरू हुआ, सेंसेक्स से 96 से आपका एनएससी आ गया। तो अगर आप पीछे का 15-20 साल, 25 साल, 30 साल का देखें तो मोटा मोटी 15% इवन इंडेक्स जो है दिया है, इतने रिटर्न मिला है। म्यूचुअल फंड से भी हम उम्मीद कर सकते हैं 12 से 15% मिलेगा। हो सकता है ज्यादा ना मिल जाए,
लेकिन जो रेगुलर है इतना ही मिल लो। अभी जो मैंने बतला दी कि इक्विटी से जो है, जो रिस्क एसोसिएटेड है, उस हिसाब से देखें तो यहाँ भी एवरेज जो है 15 से ऊपर हो सकता है, 20-25 भी हो सकता है। लेकिन हर साल इतना ही मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। मार्केट कंडीशन क्या है, आप किस स्टॉक में किए हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कैसा वृद्धि है, इस पर निर्भर है। तो इसके साथ जो है जोखिम ज्यादा होता है। खास करके जो नए हैं उनको डायरेक्ट इक्विटी से या डायरेक्ट स्टॉक में सीधे उसमें निवेश करने से शुरू में बचना चाहिए, जब तक कि उनको कुछ अनुभव नहीं हो जाता है। वो म्यूचुअल फंड रूट से पहले जाए, उस रास्ते से करें, और धीरे धीरे जैसे उनको जानकारी होती जाती है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, तो आप जो है उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे निवेश की मात्रा जो इक्विटी में बढ़ाएं। तीसरा चीज जो है रियल एस्टेट है। ये भी ट्रेडिशनली लोग इसमें निवेशित होते रहें, जमीन खरीदते रहें, जायदाद खरीदते रहें, फ्लैट लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते हैं अलग अलग। यहाँ रिस्क तो है, लेकिन रिटर्न यहाँ भी गारंटीड नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है कि आपने जो फ्लैट लिया या कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया, वो आपका किस क्षेत्र में निश्चित है, कहाँ पर अवस्थित है। लोकेशन से इसमें फर्क पड़ता है। क्या वो किसी हाईवे के नजदीक है, उसके नजदीक में अदर फैसिलिटी सब अधिक है, वो मार्केट के नजदीक है, या जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या पॉश इलाका है या मार्केट प्लेस अच्छा है, तो उस हिसाब से उसके रेट ज्यादा हो सकते हैं। अगर वही अनडेवलप्ड एरिया में आपका ये है, तो वहां पर निश्चित रूप से आपको कम रिटर्न मिलेगा। इसमें दो ढंग के रिटर्न की आप अपेक्षा रख सकते हैं। एक तो आपका रेंटल इनकम होगा, दूसरा जो प्राइस एप्रिसिएट करेगा ये है। और दोनों ही चीज जो है मार्केट कंडीशन, सराउंडिंग्स, लोकेशन, ये सारे चीजों पर निर्भर करता है। अगर आपका बेस्ट लोकेशन में है, निश्चित रूप से आपको अच्छे रेंट भी आएंगे, और प्रॉपर्टी का जो कीमत है वो भी काफी बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर ये फेवरेबल नहीं है ये दोनों चीजें, तो निश्चित रूप से आपको रेंटल इनकम भी कम मिलेगा, और उतना ज्यादा जो है नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है, इसमें लिक्विडिटी कम है, तरलता कम है। न खरीदना बहुत ही आसान है, न बेचना भी बहुत आसान है। खास करके अगर डाउन टर्न है, मार्केट गिरा हुआ है किसी भी कारणवश से, तो आपको खरीदार जो है आपके जमीन का नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। हो सकता है कि जितने में आपने खरीदा है वो लागत भी आपको न मिल पाए, उससे कम में भी बेचना पड़े। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें निश्चित रूप से कहना कि आपको 7%, 8% या 10% मिलेगा, कहना मुश्किल है। इन सारे स्थितियों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना होगा। चौथा जो एसेट क्लास है वो है प्रेशस मेटल, कीमती जो धातु है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। वहां भी आप 7 से 8% जो है रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से लोग इसमें सोना, चांदी में भी जो ज्वेलरी है, आभूषण में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते आए हैं। तो खास करके जो हमारे महिला लोग हैं, काफी इसका उपयोग करते रहे हैं, ट्रेडिशनली रखते रहे हैं सोना। लेकिन मेरे विचार से आभूषण में ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आपको जितना जरूरत है, बेयर मिनिमम एक रख सकते हैं, कुछ मात्रा रख सकते हैं, रखना चाहिए। लेकिन अभी जो है ईटीएफ आ गए हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो गोल्ड से रिलेटेड हैं, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक नया जो बहुत अच्छा आ चुका है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी, उसमें आप निवेशित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको हर साल 2.5% जो है सरकार की ओर से रिटर्न दिया जाएगा। ये एश्योर्ड रिटर्न है, हर साल 2.5% मिलेगा। प्लस जो कीमत एप्रिसिएट हुआ, अभी लगाने के समय एक
रेट होगा, एक उसकी कीमत होगी। और जब 8 साल के बाद, जो इसमें 8 साल मैच्योरिटी होता है, उसके बाद जो उस समय मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये भी लाभ आपको मिलेगा। तो आज के डेट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, एसजीबी में बहुत सारे लोग निवेशित हो रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो कुछ पोर्शन जो है, मेरे हिसाब से 5 से 10% तक आप वहां भी रख सकते हैं। और एक पांचवी क्लास है क्रिप्टो, जो कि गवर्नमेंट जो है अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया है, इंडिया में इलीगल है। तो कोई भी इलीगल जो चीज है हम उसी के ऊपर बात नहीं करेंगे। जो लीगल रूप में मान्य है हम उसी के अंदर रहेंगे, उसके अंदर अपना निवेश देखेंगे। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आप कहेंगे कि क्या हमें इक्विटी में ही सारे निवेशित रहना चाहिए? नहीं, कुछ जो हिस्सा है आपको फिक्स डिपॉजिट या डेट इंस्ट्रूमेंट, लिक्विड फंड में रखना चाहिए। खास करके इतने पैसे जो आपके इमरजेंसी फंड है, निश्चित रूप से इसमें रखना चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी हो, कोई आकस्मिक जरूरत पड़ती है, तो आप उस समय उसका उपयोग कर सकते हैं। उस समय आप अगर मार्केट गिरा हुआ है, आप शेयर बेच करके निकालने में दिक्कत होगी, हो सकता है उसमें आपको लॉस हो जाए, हानि से बचना है। तो कुछ हिस्सा जो है उसमें रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ साल भर, लेकिन मेरे हिसाब से 6 महीने के आसपास का जो आपका मासिक खर्चा है, मंथली खर्चा है हर महीने का, उसके 6 महीने के आसपास के बराबर आप रखें। इस ढंग का जो फिक्स डिपॉजिट है या डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें रखें, जो आपको कभी भी जो आकस्मिक जरूरत होगा उस समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो है आपको इसमें इक्विटी में रखना चाहिए। निश्चित रूप से गोल्ड में भी 5 से 10% जो है उनके, जो खास करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसमें रखें, ईटीएफ में रखना चाहिए। जहां तक प्रॉपर्टी का है, आपका अपना एक घर आशियाना होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे घर नहीं लेना चाहिए। जो मेरा है, मैं किसी और वीडियो में उसके डिटेल में बताऊंगा कि क्यों दूसरा नहीं रखना चाहिए। एक घर है, ठीक है। फिर सवाल उठता है कि इक्विटी में कितना रखें। जो थंब रूल है उसके हिसाब से है कि जितना भी आपका एज है, 100 से उतने को माइनस कर दें, तो जो बचता है, अगर 50 साल के हैं, 100 - 50 तो 50%। अगर आप 30s में है तो 100 - 30, 70% आप जो है इक्विटी में रखना चाहिए। ये थंब रूल है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके रिस्क एपेटाइट है, जो जोखिम लेने की क्षमता है, वो कम होते जाते हैं, आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये एक सामान्य सा नियम निर्धारित किया गया है। हाँ, आप अपना जो आपका जोखिम लेने की क्षमता है, आपकी निर्भरता जो है उसी पैसे पर कम है जो इक्विटी में आप लगाए हैं उसमें नहीं है, तो आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन रहा कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज हमें निवेश से पहले ये सब मालूम हो, कि एक जो बेसिक जानकारी है, एक सामान्य है, उसके हिसाब से हम अपना अगला डिसीजन ले, आगे कहाँ कैसे करना है, तो बेहतर रहेगा। अगर इस वीडियो में कुछ वैल्यू आपको नजर आता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करें, उनके साथ कि वो भी सब्सक्राइब करें और इसका ज्ञान प्राप्त करें। अगले वीडियो में फिर से हम दूसरे चैप्टर में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एज यूजुअल देंगे। थैंक यू, बाय।